स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 19 है। डेट 4 दिसंबर 2020 है। विषय सामाजिक विज्ञान है, जिसकी बुक भूगोल को आज हम अध्ययन करेंगे। कक्षा 7th की ये वर्कशीट है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायु, जो कि हमारा लास्ट 2 वर्कशीट में भी हमने इसको डिस्कस करा था। वायु को वायुमंडल की परत डिस्कस कर ली थी हमने। वायुदाब किससे नापते हैं? वायुदाब मीटर से, ये भी डिस्कस कर लिया था। तो आगे का डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। जैसे ये सब इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे तूफान आ रहा है, हवाएं बड़ी तेज़ चल रही हैं। जो वायु की गति है वो बहुत तेज़ है। अब वायु की गति तेज़ क्यों है? क्योंकि निम्न दाब में क्या होता है, वायु बहुत हल्की होती है। यहाँ पे निम्न दाब होता है, वहाँ वायु बहुत हल्की होती है और हवाएं वहाँ पे बड़ी तेज़ी से एकदम ऊपर उठती हैं, तो तेज़ हवाएं चलती हैं। आगे डिस्कस करते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ देखा या महसूस किया? यह सब पवन के कारण होता है। यानी कि आपको ने अभी ऊपर जो चित्र देखे हैं, क्या आपने अपने लाइफ में ऐसा कुछ देखा है? और आपने देखा है तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सब पवन के कारण होता है। जब पवन की गति बहुत तेज़ होती है तब आपको ऐसे आंधी तूफान देखने को मिलते हैं, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पवन के प्रकार क्या है? पवन के प्रकार। अब प्रकार डिस्कस करने से पहले कम से कम पवन के बारे में डिस्कस करते हैं। पवन होती क्या है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यानी कि जब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जब पवनें चलती हैं तो उनकी गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है, यानी कि उनकी गति तेज भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं, तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ देती हैं। यानी कि जब पवन की गति काफ़ी तेज होती है तो वो अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को भी उड़ा के ले जाती है। जैसे छप्पर उड़ा दिया, रोड पे कूड़ा कचरा बिखरा होता है उसको उड़ा दिया। कई बार मजबूत पेड़ जो खड़े होते हैं उनको भी वो गिरा के चली जाती हैं। इसके बाद पवन के प्रकार, यानी कि पवनों के कितने प्रकार हैं? तो पवनों के 3 प्रकार दिए हैं यहाँ पे अभी। सबसे पहले होती है स्थायी पवनें। स्थायी पवनें क्या होती हैं? ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, इसलिए इन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। यानी कि जब कोई भी चीज़ एक ही दिशा में चल रही है तो वो स्थायी पवनें कहलाती हैं। उदाहरण के लिए दे रखा है व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ये जो पवनें हैं ये कौन सी हैं? स्थायी पवनें कहलाती हैं। ये हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं। दूसरी है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं? ये वो पवनें होती हैं जो किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। यानी कि जब किसी स्थान पे या दिन हो या शाम हो, किसी भी टाइम पे एक विशेष समय पर चलती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्थानीय पवनें कहते हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, यानी कि स्थल एवं समुद्री समीर। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन लू स्थानीय पवनें कहलाती हैं। यानी कि गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं और बहुत गर्म होती हैं। उन गर्म हवाओं को लू भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में हम उन्हें लू कहते हैं। ये सारी पवनें कौन सी होती हैं? स्थानीय पवनें, जो किसी स्थान पर चलती हैं। इनकी गति तेज़ भी हो सकती है, कम भी हो सकती हैं, ये गर्म भी हो सकती हैं, ये ठंडी भी हो सकती हैं। इसीलिए इन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं। थर्ड है मौसमी एवं सामयिक पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। यानी कि मौसम के अनुसार जब पवनें अपनी दिशा बदलती हैं तो उन्हें मौसमी या सामयिक पवनें कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, जब मानसून आता है तो पवनें अपनी दिशा को बदलती रहती हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं मौसमी पवनें। अभी आपको एक चित्र दे रखा है। ये वात दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि पहले लोग क्या करते थे, पवन की दिशा पता करने के लिए इसको रख देते थे और जिस साइड पवन की दिशा होती थी ये उस साइड को तीर हो जाता था। तो इसको बोलते थे वात
दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे लोग पहले उत्तर दिशा को जानने के लिए ध्रुव तारे का प्रयोग करते थे, वैसे ही लोग दिशा का पता करने के लिए, पवन की दिशा का पता करने के लिए वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया करते थे। अब है प्रमुख वायुदाब पेटियां एवं पवनें। वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों में चलती है। यानी कि आपने देखा होगा हमेशा उच्च दाब वायु क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ पवनें चलती हैं। भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोलड्रम, यानी कि इनको डोलड्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमांक खिसकाव होता है। यानी कि ये आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र देख रहा है, ये भूमध्य रेखा का है। यानी कि वो रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। इससे 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में जो एरिया होता है ये निम्न दाब वायु वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पे जो पवनें होती हैं वो हल्की होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पृथ्वी की गति होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। जो घूर्णन गति होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, और जैसे ही पृथ्वी ऐसे ऐसे जाके ये नॉर्थ और साउथ पे जाती है, यानी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर जाती है, तो उसकी गति धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए ध्रुवों पे जो है उच्च वायुदाब रहता है और भूमध्य रेखा पे जो वायुदाब होता है वो निम्न रहता है। तो भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यानी कि 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में जो वायुदाब होता है वो निम्न होता है, जिसके कारण हवाएं बहुत हल्की होती हैं और वो ऊपर की ओर उठती हैं इस तरीके से। और 23 डिग्री से 35 डिग्री तक, 23.5 डिग्री से 35 डिग्री तक जो टेम्परेचर होता है वो उच्च वायुदाब का होता है। और उच्च वायुदाब से क्या होती है, पवनें नीचे की ओर आती हैं, इस टाइप से नीचे की ओर आती हैं। ऐसे ही नॉर्थ में होता है और सेम ही साउथ में होता है, यानी कि उत्तर में भी सेम और दक्षिण में भी सेम। अब सेकेंड को डिस्कस करते हैं। उपोष्ण उच्च दाब हार्श अक्षांश, यानी कि यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण के आसपास स्थित है। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूर्णन के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं। यानी कि जब कर्क रेखा यानी कि 23.5 35 डिग्री से जब उच्च दाब से पवनें निम्न दाब की ओर आती हैं, यूं सेम नीचे यूं भूमध्य रेखा की ओर आती है, तो इनको बोलते हैं व्यापारिक। और भूमध्य रेखा से पवनें हल्की होने के कारण ये ऊपर की ओर चलती हैं, और सेम इधर। और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवनों को दोनों गोलार्ध में समांतर सनातन पछुआ पवनें भी कहा जाता है। यानी कि जो समांतर व्यापारिक पवनें हैं, इन्हीं पवनों को दोनों गोलार्ध में सनातन पछुआ पवनें भी कहा जाता है। अधोध्रुवीय निम्न दाब, दोनों गोलार्ध में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन
टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे भी यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब कम पाया जाता है। यानी कि जो ये 60 डिग्री का जो क्षेत्र है, ये 60 डिग्री का जो क्षेत्र है, ये नॉर्थ और साउथ में ये यहाँ पे जो है निम्न वायुदाब पाया जाता है। और इससे ऊपर 80 डिग्री से 90 डिग्री साउथ और 80 से 90 डिग्री दक्षिण में यहाँ पे उच्च वायुदाब पाया जाता है। यानी कि ये एरिया जो होता है ये उच्च वायुदाब का होता है और ये वाला निम्न वायुदाब का होता है। फोर्थ है ध्रुवीय उच्च दाब। यह दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पवनें चलती हैं। अब जो ये 80 डिग्री से ये 90 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र है, यहाँ पे हमेशा उच्च वायुदाब पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है वो कम होती है। इस कारण से यहाँ पे जो है उच्च वायुदाब पाया जाता है और पवनें ठंडी होने के कारण हमेशा ही नीचे की ओर चलती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती हैं। तो ये ग्लोब था। इसके बाद है कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपको, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है पवन को परिभाषित करें, यानी कि आपको बताना है कि पवन क्या होती है। दूसरा मिलान करना है पवन के प्रकार। स्थायी पवनें कौन सी होती हैं, स्थानीय पवनें और मौसमी पवनें, व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें और लू। आपको ये बताना है, इनमें मिलान करना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन, आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद एक गतिविधि दी गई है आपको कि अपनी पुस्तक में यानी कि अपनी पुस्तक से 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कीजिए और इस तरह की अन्य खबरों के बारे में पता कीजिए। यानी कि आपकी किताब में एक चक्रवात दिया हुआ है उड़ीसा में जो आया था 1999 में, उसी तरह के चक्रवात को आपको अपने घर में डिस्कस करना है और बताना है कि कहीं और भी क्या इस तरीके का चक्रवात आया था, उसके बारे में आपको लिखना है। आज की वर्कशीट में इतना ही। इस वर्कशीट से रिलेटेड अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे डिस्कस कर ले। बाकी नेक्स्ट वर्कशीट में